दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो मैं आज आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का जो हिंदी कहानियाँ जितने भी लगी हुई है, मैं उनके सारे जितने भी कहानियों की विषय वस्तु और जितने भी उनसे पात्र जो संबंधित हैं, मैं उन पर आज वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पात्र और विषय वस्तु से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक दो ऐसे कोडिंग के हिसाब से आ जाते हैं कि कहीं किसी के वक्तव्य से क्वेश्चन उठाया जाता है, एक दो उपन्यास से ज़्यादा आता है, कहानी से एक दो आते हैं, लेकिन यहाँ पात्र और उनके विषय वस्तु से मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल भी देखें, ठीक है, आपको बहुत लाभ मिलेगी इससे और आप अच्छा करके आएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें, ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे और उनको भी लाभ मिले मेरी वीडियो से। ठीक है, और मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज़ मैं चला रही थी वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। एक मैं तैयार उसको कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन मैं सारे वीडियो आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवाऊँगी। तो चलिए बिना विलम्ब के चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, 21 कहानियाँ कुछ लगी हुई है आपके यूजीसी नेट में। तो मैं आज सारी कहानियों को लेकर आई हूँ और उसके विषय वस्तु के साथ और उनके जो पात्र हैं उससे संबंधित। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर से देखें। ठीक है, तो चलिए पहला कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये पत्रात्मक शैली में लिखी हुई है। ठीक है, ये बंग महिला और इनकी लेखिका जो है वो कौन है, तो बंग महिला हैं, जिनको राजेंद्र बाला घोष कहा जाता है और इनका जो सरनेम पड़ गया वो क्या है, तो बंग महिला। ठीक है, और ये जो कहानी है ये 1904 में लिखी गई थी और पात्र इनमें कौन है, तो भगवान चंद्रदेव को ये पत्र शैली में ये कहानी लिखी गई है और भगवान चंद्रदेव जो हैं इनके मुख्य पात्र हैं। ठीक है, और इनकी विषय जो क्या है, तो चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। उस टाइम जो लॉर्ड कर्जन थे तो उन पर व्यंग की गई है कि किस तरह उनकी शासन व्यवस्था है या किस तरह वो अपनी प्रजा के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह लोगों का बात उन तक पहुंच रहा है पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर ये कहानी लिखी गई है, जो एक व्यंग्यात्मक पत्रात्मक शैली में इसको रूपित की गई है। और इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है, जैसा कि बंग महिला ने यानी राजेंद्र बाला घोष ने लिखा है। ये भगवान चंद्रदेव को संबोधित करती हैं और चंद्रदेव के माध्यम से ही लॉर्ड कर्जन पर व्यंग कसती हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कहानी देख लेते हैं कौन सी है। तो अगला कहानी है दुलाई बाई वाली। ये मनोरंजन प्रधान कहानी है। ये भी बंग महिला की द्वारा लिखी गई है और जिनको राजेंद्र बाला घोष कहा गया, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। और ये कहानी 1907 में लिखी गई है। ठीक है, और इनके पात्र जो हैं वो बंशीधर हैं, नवल किशोर जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं और दूर के रिश्तेदार भी ठहरते हैं, जानकी देवी जो उनकी पत्नी है बंशीधर की। और विषय जो है कहानी में देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग किया गया है। तो इसमें यही दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें विदेशी और देसी धोती के माध्यम से और एक मनोरंजन प्रधान कहानी बंग महिला ने पेश किया है, जिसमें दो मित्रों की कहानी है, किस तरह मनोरंजन प्रधान कहानी बनती है और एक दूसरे से इलाहाबाद से जो कहानी शुरू होती है, तो वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही मनोरंजन, बहुत ही अच्छी रोमांचित कहानी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव स्प्रे 1901 की कहानी है ये। और इसमें पात्र जो है वो वृद्ध विधवा जमींदार, वृद्ध विधवा का पुत्र, पोतोह तथा पोती। और इसमें जो है
यह कहानी अमीरी तथा गरीबी के विषमता पर आधारित है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा विधवा वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। और इसमें एक विधवा जो है वो अपनी पोती को लेकर रहती है, जिसमें जमींदार जो है उनका ज़मीन जो है वो हड़प लेता है और वहाँ पे कुछ अपना जो है वो बनाने लगता है, जिसमें उनकी पोती जो है वो नहीं खाना खाती है, भूखे रह जाती है। तो फिर वो वहाँ की एक टोकरी भर मिट्टी लाती है, जिससे वो अपना उसे से चूल्हा बनाएगी और फिर उस पोती को खिलाएगी, तो वो खा लेती है। तो इस तरह हृदय परिवर्तन को इस कहानी में दिखाया गया है जमींदार के द्वारा। तो इस कहानी का यही सारांश है। अगला कहानी है राही, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ये 1947 में लिखी गई है। ये 1947 में लिखी गई है और पात्र है चोरी की दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी, जो कि अनीता जो लेखिका के माध्यम से ये हैं, और लेखिका जो कि जेल के अनुभवों पर आधारित ये कहानी है। ठीक है। और कहानी का माध्यम जो संदेश है, समाज के गरीबी व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। ये इसमें दिखाया गया है कि जब अनीता को पता चलता है कि हम लोग जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम जो हैं वो जेल में वो अलग मोटिव से हैं, और ये जो राही जो है वो गरीबी के कारण है, क्योंकि वो अनाज का गठरी चुराती है, तो इस कारण वो चोर बन गई है। और यहाँ पे जो एक फेमस लाइन है, जो राही जो चोरी जो करती है, जो राही है, वो वहाँ पे कहती है कि हम तो जन्म से यही सीखते हैं। वो बहुत ही फेमस कहानी का कोडिंग है, तो आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ये कहानी इसी पे आधारित है। अगला कहानी ईदगाह, जो बाल मनोवैज्ञानिक पे है, प्रेमचंद्र का। ठीक है। और 1933 में ये कहानी रची गई है। इसके पात्र जो हैं मुख्य हैं हामिद, अमीना जो उनकी दादी रहती है, महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी, आबिद, ये सब इनके दोस्त हैं। और विषय क्या है, इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को अभिव्यक्त किया है। प्रेमचंद्र ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है। एक हामिद जो कि एक 4-5 साल का बालक रहता है, और उसके बाल मनोविज्ञान का जो उसमें दर्शन प्रेमचंद्र ने करवाया है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप इसे ज़रूर पढ़े ही होंगे और वाकिफ़ होंगे इससे। ठीक है। अगला कहानी देखते हैं दुनिया का अनमोल रतन। ये भी प्रेमचंद्र के द्वारा ही रची गई है और ये 1907 की है रचना। ठीक है, 1907 की है। और इसमें जो है पात्र जो हैं वो दिलफिगार, दिलफरेब, काला चोर कैदी एक बुजुर्ग व्यक्ति, और विषय जो है वो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना। तो इसमें भी वही दिखाया है प्रेमचंद्र जी ने कि किस तरह एक दिलफिगार जो है वो दिलफरेब को कहती है कि अपना जो है वो प्रेम को साबित करके दिखाओ कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है या नहीं है। तो दिलफरेब जो है वो निकल जाता है और वो देखता है कि जो धरती के लिए जो खून गिरता है, जो फौजियों का खून गिरता है, जो मिट्टी में वो जो खून है, वही देश के लिए वो सच्चा सबसे अनमोल रतन है, वो लेकर आता है। और इस तरह दोनों का वो प्रेम को दर्शाया गया है। देश प्रेम और देशभक्ति की भावना इसमें कूट कूट कर प्रेमचंद्र ने भरी दिखाई दी है। तो इस तरह है ये कहानी का। अगला क्वेश्चन, अगला कहानी देखते हैं कानों में कंगना। ये राजा राधिका रमन प्रसाद का है जो कि 1913 में है। 12 यहाँ पे है लेकिन कहीं कहीं 13 भी आता है। और इसमें पात्र जो है वो किरण, नरेंद्र, किरण का जो हस्बैंड है, और योगेश्वर जो किरण के जो पिता रहते हैं, और नाचने वाली किन्नर जो कि नरेंद्र इनके
प्रेम में फंस जाते हैं और अपनी पत्नी को ही भूल बैठते हैं इनके कारण। तो इस तरह जो है सबसे पहले जब नरेंद्र जब किरण को देखते हैं तो जो उनके कानों में बड़े बड़े वो कंगन रहते हैं वो लटकाए, तो वो बहुत ही मनोरंजित मतलब कि वो बहुत ही प्राकृतिक ढंग से वहाँ पे राधिका रमन प्रसाद जी ने बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही सरल तरीके से वहाँ पे जो दर्शाया है उनकी सुंदरता को, मनमोहक प्रकृति वातावरण को। और जिस तरह नरेंद्र किरण के लिए मोहित होते हैं, वो क्षण भर में ही चकनाचूर हो जाता है और वो नाचने वाली किन्नर के प्रेम जाल में वो फंस जाता है और अपनी पत्नी को ही भूल बैठता है। और लास्ट में फिर वही कंगना को बेचकर फिर वो किन्नरी के पास जाता है। तो इसमें जो है कहानी वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट करता है ये कहानी, और बहुत ही संवेदनात्मक कहानी जो शुक्ल जी ने भी इसको माना है। तो ये इसकी विषय वस्तु है। अगला कहानी है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और काफ़ी फेमस है ये कहानी। 1915 ईस्वी में रचित है, प्रथम विश्व युद्ध में। तो और इसके पात्र जो हैं जमादार लहना सिंह सूबेदारनी, जो कि उसकी बचपन की ही मानो की प्रेमिका रहती है, होरी सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह जो उसका बेटा रहता है, और कीरत सिंह। इस तरह कुछ जो इम्पोर्टेंट पात्र हैं वो आते ही हैं आपको मिलान में। और इसकी विषय वस्तु जो है प्रेम, शौर्य और बलिदान की अनुभूत प्रेम कथा, प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई प्रेम कथा, लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण। किस तरह लहना सिंह ने अपने देश प्रेम और प्रेम के लिए सब चीज़ निछावर कर दिया है और अपने उसने कहा था को वो जो वो वक्तव्य करते उसने कहा था इतना ये वर्ड फेमस हो जाता है। और उस टाइम किस तरह प्रेम और बलिदान का जो इसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप इनको ज़रूर से पढ़े ही होंगे। और ये क्वेश्चन पूछी ही जाती है यहाँ से क्वेश्चन, कहीं कभी इसके पात्र को लेकर पूछी जाती है, तो कभी मिलान में दे देता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई कौन सी कहानी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी गई है, अगर आप देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से कहानी पूछी गई है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई बहुत ही फेमस कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला क्वेश्चन है आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। ये 1929 में लिखी गई है और इसके पात्र हैं बुधगुप्त, चंपा, मणिभद्र जो कि खलनायक रहते हैं। और बुधगुप्त और चंपा का जो कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली कहानी। इसमें अगर इसका सारांश देखते हैं तो जो चंपा के जो पिताजी रहते हैं वो बुधगुप्त के हाथे मारे जाते हैं। और इस तरह जब चंपा को पता चलता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु का जो कारण है वो बुधगुप्त ही हैं, तो वो उससे प्रेम तो करती है, लेकिन वो अपने पिता के प्रेम और अपने ये बुधगुप्त का जो प्रेम है और पिता का जो कर्तव्य है वो प्रेम और कर्तव्य के बीच में वो फंस जाती है और प्रेम को वो जाहिर नहीं कर पाती है। और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और संपूर्ण जीवन अपने कर्तव्य को समर्पित करते हुए ये कहानी लिखी गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है और बहुत ही अच्छी कहानी है। अगला देखते हैं अपना अपना भाग्य, जो कि जैनेन्द्र का है 1931 में। और पात्र जो है वो कथावाचक खुद हैं और उसका मित्र 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा को रखते हैं जो नैनीताल का है। कुछ इलाका है वहाँ पहाड़ी, जो कि 10-12 साल का बच्चा रहता है और बेघर रहता है और वो काम के सिलसिले में वहाँ रहता है और भूखे प्यासे मर जाता है, लेकिन उसको देखने वाला भी
कोई नहीं बचता है। तो इस तरह शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है कि किस तरह इंसान एक बच्चे को मतलब काम के लिए देखता है, लेकिन अगर वो मर भी जाता है भूखे नंगे प्यासे तो उसे नहीं देखता है, वो छोड़कर ही चला जाता है। तो इस तरह इसमें शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करती दिखाई देती है जैनेंद्र जी की कहानी में। अगला कहानी देखते हैं। ये कहानी है तीसरी कसम, जो उर्फ मारे गए गुलशाम, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है 1956 में, और इस पे मूवी भी बनी है तीसरी कसम। तो ये किस्सा गोई शैली या पूर्वदीप्ति शैली का सहारा लिया गया है इस कहानी में। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो नायक हैं हीरामन, बैलगाड़ी चलाने वाले, हीराबाई जो नौटंकी में काम करती है, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास। देखिए ये सारे जो हैं लाल मोहर का नौकर, लहसनवाई, जितने भी पात्र हैं ये पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा 20, 21, 22 अभी जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे इसमें ये सब पात्र पूछे ही गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान में ज़रूर से रखिएगा। और इनकी जो विषय वस्तु है वो कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित दिखाई देती है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित लोक मर्यादा को भी अंतर्भूत किया गया है, रेणु जी ने किया है इसमें। तो बहुत ही अच्छी ये कहानी है। और ये तो चलिए हो गया, अगला देख लेते हैं। ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही कहानी है, लाल पान की बेगम। इसमें मुख्य पात्र हैं बिरजू की माँ जो न्यायिका हैं, बिरजू के पिता बिरजू, चंपिया, मखनी बुआ, सुनरी, जंगी की पुतहू जो मेन पात्र हैं ये लोग। और इसमें विषय वस्तु इसकी जो है वो बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी। मनचाही परिस्थिति ना होने पर जो सारे बातें बिरजू की माँ को परेशान कर रही थी, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज व भाली भांति प्रतीक होने लगती है। और इसमें जो है वो जो बिरजू की माँ है वो बड़ी कर्मठ और बड़ी ही निडर इसमें व्यक्तित्व उनका झलकता है, और काफ़ी अच्छी कहानी है। ये सारा जो कहानी है वो एक नौटंकी देखने के लिए उसी में सारे पात्र को रेणु जी ने लिया है, जो उनकी बेटी चंपिया, बिरजू के पिता, मखनी बुआ, जंगी की पुतहू, जो इसमें ये जितने भी पात्र हैं सब इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं इस कहानी के माध्यम से। अगला कहानी है गैंग्रीन, जो रोज के नाम से भी जाना जाता है। और अज्ञे जी ने इनकी रचना जो 1931 में की है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और इसके मुख्य पात्र जो हैं वो कथानायक खुद हैं मालती, जो उनकी बचपन की सहेली भी रहती है और दूर की रिश्तेदार बहन भी लगेगी, डॉक्टर महेश्वर और बच्चा टीटी। डॉक्टर महेश्वर जो कि हैं उनके हस्बैंड हैं मालती के, और टीटी जो उसका एक बच्चा है। और विषय जो है इसमें कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसे तो रोज होता है। कहानी में एक नव विवाहिता स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन की त्रासद अनुभूति का चित्रण इसमें किया गया है। कहानी में दिखाया गया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध कैसे टूटते हैं, ये इसमें दिखाया गया है कि रोज़ रोज़ जो मालती है वो कितनी चंचल और क्लास से भागने वाली लड़की थी, कितनी चंचलता उसमें थी। लेकिन शादी के बाद जब वो कथानायक जो उन्हें देखते हैं तो वो अपनी आँख पे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या वो वही मालती है जो चोरी से क्लास से भाग जाती थी, अपनी किताबें फाड़ देती थी, पढ़ती नहीं थी, और अभी ये इतनी निरस्ता के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही है। क्या ये वही मालती है? बचपन में ये जैसी नटखट और चंचल जो मालती थी वो अब निरस्ता का जो है वो पोट्री हो गई है। सुबह 5 बजे 4 बजे जो उठती है वो 12 बजे तक डेली का डेली वही वो काम करती है।
तो इस तरह मतलब वास्तविक जीवन में भी ऐसी आप घटना देखने को मिलती ही है, और पहले भी मिलती थी और अभी भी किसी किसी घर में भी ऐसा होता है और सुनने में भी आता है। तो ये आगे जी ने बहुत ही ये जो है जीवन की जो नीरसता और अनुभूति और अकेलेपन की जो त्रासद को अनुभूति का चित्रण जो किया है वो बहुत ही अच्छी है, और इसको पढ़ना चाहिए। आप लोगों को ज़रूर से पढ़िएगा। और अगला देख लेते हैं इसमें कोशिका घटवाड़, जो कि शेखर जोशी की कहानी है 1957 में। और इसमें गुसाई जो फौजी हैं, लक्ष्मी गुसाई की प्रेमिका रहती है, और लक्ष्मा का एक बेटा है, और एक किशन सिंह जो सिपाही रहते हैं। और इसमें इसकी जो विषय वस्तु है वो सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की कहानी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। जिस तरह उसने कहा था जो कहानी है प्रेम और बलिदान पर जो है, उसी तरह कहीं ना कहीं ये कहानी भी उसी से रिलेटेड है। तो आप इसे भी पढ़िएगा, और पढ़े ही होंगे जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट होंगे। तो ये कहानी सामाजिक जड़ता उसमें जो दिखाई गई है, अंधविश्वास के कारण जो टोने और जादू टोने का बात होता है कि किसी देवता का पूजा करने से ये पाप धुल जाएगा। तो ये सारा चीज़ दिखाया गया उसमें, और किस तरह गुसाई और लक्ष्मणा जो मिलती है लक्ष्मी, तो उस तरह जो मार्मिक चित्रण है वो कहाँ फौजी से और एक गेहूँ पीसते हैं उस दौरान उन दोनों का मुलाकात होता है। तो ये बड़ा ही मार्मिक इसमें दिखाया गया है। अगला कहानी है अमृतसर आ गया। ये भीष्म साहनी की कहानी है 1971 में जो लिखी गई है, और ये भारत पाक विभाजन पर लिखी गई कहानी है। और इसके जो कथा पात्र जो हैं वो कथानायक बाबू सरदार जी और पठान और एक बुढ़िया की इसमें दिखाई गई है। तो विषय वस्तु क्या है, भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को चलती रेस के डिब्बे के भीतर की घटनाओं में व्यक्त करती ये कहानी है, जो कि भीष्म साहनी ने लिखी है। तो ये चारों के इर्द गिर्द घूमती है कहानी, किस तरह भारत और पाक का विभाजन जो है, तो किस तरह वो रेल की पटरियों में चढ़ते हैं और वहाँ से जो निकलते हैं। तो इस तरह सारे जो कहानी के पात्र हैं वो अपना अपना जो मठ या धर्म या यूँ कह लीजिए कि अपने देश का या अपने रीति रिवाज का यही सब बखान करते हैं, या फिर गुस्सा गुस्सी भी होती है वार्तालाप में। तो ये सारी दिखाई गई है इसमें। तो ये भी अच्छी कहानी है। अगला कहानी है चीप की दावत, जो कि भीष्म साहनी की है, और ये 1956 में लिखी गई कहानी है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ है, और चीप जो सामनाथ के बॉस हैं। और इसकी विषय वस्तु है व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृति चिंतक को उजागर करने वाली ये कहानी है। और इसमें भी स्वार्थपरता को दिखाया गया है कि किस तरह एक जो बेटा रहता है वो अपनी माँ को किस तरह क्या सोचता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसे किसी कोने में रख देता है। और वही माँ का जब उसे फुलझाड़ी पसंद आती है उसके बॉस को, तो वो फिर सोचता है कि नहीं माँ बना कर दे देगी। और वो माँ जो है अपनी बेटी के प्रेम में इतनी उससे प्रेम इतना करती है कि फुलझाड़ी बनाने के लिए भी वो तैयार हो जाती है। तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। बहुत ही संवेदना से भरी पड़ी है कहानी, तो बहुत ही अच्छी है। तो अगला कहानी देखते हैं। अगला कहानी है सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा शोभती का है, 1948 में लिखी गई है। और ये भी भारत पाक से संबंधित कहानी है। और इसमें साहनी का जो सेवक रहता है, हसीना शेरा की पत्नी और थानेदार दाऊद खान रहता है। और इसमें जो मुख्य विषय हैं वो इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन किया गया है। कहानी में देश के बंटवारे और बेकार खून खराबे तथा हत्याएं इसमें दिखाई गई है। तो किस तरह जो साहनी शेरा को पालती है
वही शेरा उसका जानी दुश्मन बन जाता है और उसे ही साहनी को अपने ही घर से निकलना पड़ता है और अपना राजभवन छोड़ना पड़ता है। तो किस तरह वो एक तरह से वो सिक्का बदलते परिस्थितियों का जो मार्मिक चित्रण दिखाई देता है, तो इस कहानी के माध्यम से कृष्णा शोभती ने बताने का प्रयास किया है। तो ये कहानी अगला कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जो हरिशंकर प्रसाई जी का है। ये 1970 की कहानी है और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो माता दीन है, पुलिस मंत्री है, यानी चालक है, कोतवाल इंस्पेक्टर है और विषय जो है चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस पर एवं व्यवस्था पर इसमें व्यंग किया गया है। तो इस कहानी का यही है कि जब इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जाते हैं तो वहाँ की जो व्यवस्था को वहाँ पे जो व्यंग किया गया है कि किस तरह प्रजा के हित में अगर जो गुनाहगार नहीं है उसको भी पकड़कर वो गुनाहगार साबित कर देते हैं, क्योंकि उनको जुर्म साबित करना है। तो इस तरह उसकी भारतीय पुलिस व्यवस्था पर ये एक तरह से व्यंग ही किया गया है। अगला कहानी है पिता, जो कि ज्ञान रंजन की है, 1965 की कहानी है और इसमें कथावाचक हैं उसकी पत्नी देवा है और पिता है, जो कि विषय इसके है नए पुरानी मूल्यों और संस्कारों की टकराहट, दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटते को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावनात्मक लगाव को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो कि पुराना पीढ़ी उनके पिता हैं और नया पीढ़ी जो उनके बाल बच्चे हैं, वो दोनों के संस्कारों में और मूल्य में कितना मतलब अंतर है वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि बेटा कुछ और बोलता है कि नहीं पिताजी इस तरह आप रहिए, इस तरह पहनिए, इस तरह खाइए, लेकिन पिता को ये पसंद नहीं आता है। वो जिस तरह पहले से चले आ रहे हैं वही उनको भाता है। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है। अगला कहानी को अगर देखते हैं तो ये है राजा निर्मंसिया, कमलेश्वर की 1957 की है और ये प्रयोग धर्मी कहानी है, किस्सा गोई शैली में लिखी गई है और दो कहानी एक साथ चलती है इसमें। और इसमें जो पात्र हैं वो जगपति है, चंदा है, जगपति की पत्नी, बच्चन सिंह जो कंपाउंडर रहता है और राजा रानी और उसके दो पुत्र। ये दोनों अलग अलग कहानियाँ लेकिन दोनों कहानी एक साथ ही चलती है और विषय वस्तु है राजा निर्मंसिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण किया गया है। कहानी आर्थिक विषमताओं तथा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को करवाहट में बदलते संतानहीनता, दंपति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी है, जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा मजबूरियों को स्पष्ट करती है और किस तरह जगपति और चंदा का जो रिश्ता वो टूटता है। तो इसमें ये सारा चीज़ दिखाया गया है। दो कहानी समानांतर एक साथ चलती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछी गई है कि दो कहानी जो समानांतर एक साथ चलती है कौन सी कहानी है, तो वो है राजा निर्मंसिया, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। अगला कहानी है परिंदे, जो प्रभाव उत्पादक शैली में लिखी गई है और ये निर्मल वर्मा की 1960 में लिखी गई कहानी है और इसके मुख्य पात्र जो हैं वो लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हर्बर्ट, विद्यार्थी जो सुधा रहती है, जूली रहती है, गिरीश रहते हैं, करीमुद्दीन जो कि वहाँ के देख रेख करते हैं स्कूल के। और इसमें जो विषय वस्तु है वो कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने वाले जीवन को नए अर्थ और अभिव्यक्ति देने का इन्होंने काम किया है परिंदे कहानी में। तो ये भी बहुत अच्छी कहानी है निर्मल वर्मा जी की। और चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण कहानी एवं उनके पात्र को देख लेते हैं। जो कि प्रेमचंद्र का जो पंच परमेश्वर है, इसमें जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, ये कई बार पूछी गई है मिलान में, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र, समझू साहू, झगरू साहू। और
दूसरा है सवा सेर गेहूँ, जो कि प्रेमचंद्र का जी का ही है और ये 1924 की है और इसमें शंकर हैं, विप्र हैं और महाराजा हैं जो इनके मुख्य पात्र हैं सवा सेर गेहूँ के कहानी के। तो ये भी पूछी गई है। तो ये जितने भी पात्र मैं करा रही हूँ ये वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। अगला देख लेते हैं। प्रेमचंद की जो सदगति कहानी है जो 1960 की है, इसमें दुखी राम और घासीराम और जुरिया और प्रेमचंद्र का मंत्र कहानी, इसमें कैलाश हैं और डॉक्टर चड्ढा हैं। प्रेमचंद्र का जो शतरंज के खिलाड़ी हैं 1924 में, इसमें मिर्जा सज्जाद अली और मीर बेगम हैं। ठाकुर का कुआं जो कि प्रेमचंद्र का जी का ही है 1932 का और इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो जोखू हैं, जंगी हैं और ठाकुर हैं। नमक का दरोगा जो कि 1913 ईस्वी में प्रेमचंद्र द्वारा रची गई है, ये वंशीधर इसमें है और पंडित आलोपीन हैं। पूस की रात जो कि 1930 ईस्वी में रची गई है और ये भी प्रेमचंद्र की बहुत सी फेमस कहानी है और इसमें हल्कू मुन्नी जबरा जो उसका कुत्ता रहता है और इसके इर्द गिर्द घूमती कहानी को दर्शाया गया है। पूस की रात में वो ठंडी में हल्कू जो है किस तरह खेतों में रहता है और बहुत ही अच्छी ये कहानी है, तो आपको पढ़ना चाहिए। और देख लेते हैं बड़े घर की बेटी जो है 1934 की है, इसमें बेनी माधव सिंह है, श्रीकंठ सिंह है, लाल बिहारी और आनंदी जो रहती है वो बड़े घर की बेटी कहलाई है इसमें। और लाल बिहारी और श्रीकंठ सिंह जो रहते हैं वो दोनों भाई रहते हैं। माधव सिंह जो रहते हैं वो आनंदी के ससुर रहते हैं, पिताजी रहते हैं। तो किस तरह यहाँ पे बड़े घर की बेटी को प्रेमचंद्र ने चित्रित किया है वो देखने लायक है और सुनने लायक कहानी है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। प्रेमचंद्र की अगला कहानी है कि दो बैलों की कथा जो कि 1931 की कहानी है। झूरी हीरा और मोती इसमें है। प्रेमचंद्र का जो कफन है 1936 और इसके मुख्य किरदार हैं घीसू, माधव और बुधिया। और अगला कहानी है जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप जो कि अभी मैंने करा दिया है। तो चंपा, बुधगुप्त और जया, वनिक, मणिभद्र इसके मुख्य पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद का ममता कहानी जो है, इसमें ममता, चूड़ामणि, मंत्री जो है और शहंशाह हुमायूं का इसमें चित्रण किया गया है। और अगला देखते हैं। और इसमें पुरस्कार जो है कहानी काफ़ी फेमस है। जयशंकर प्रसाद का ये और आया भी ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है ये कितनी बार ही। तो इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो अरुण है, मधुलिका है, कौशल नरेश और सेनापति का चित्रण किया गया। अगेरो जो मालती महेश्वर और उनका बेटा टिट्टी और लेखक जो कि मैके शैली में ही हैं और लिख रहे हैं। रांगे राघव जो कि है अभिमान उनका कहानी है और इनके जो मुख्य पात्र हैं आनंदी हैं, रघु हैं, चंपा है, नारायण है, नत्या है, रामू है। रांगे राघव का और है गदल, ये भी पूछी गई है। तो गदल में गदल हैं, गुन्नू है, डोरी है, निहाल है, नारायण निहाल इसका जो किरदार है ये पूछा गया है कहानी में। और दुल्लू, मोनी, लोहारो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखते हैं। अगर जनेंद्र कुमार जी का फांसी जो कहानी है, इसमें शमशेर पूछा गया है, जुलेखा भी पूछा गया है जो नायिका के रूप में है। उषा प्रेमवादा की वापसी कहानी है, इसमें गजाधर बाबू डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और नरेंद्र, वसंती, अमर ये जितने भी पात्र हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और अगला देख लेते हैं। अमरकांत का जो जिंदगी और जोंक है ये पूछी गई है कितनी बार ही। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो रजवा, विश्वनाथ बाबू, शनिचरी देवी, निर्मल वर्मा का परिंदे जिसमें 1960 का ये लिखी गई है कहानी। और इसमें लतिका, गिरीश, मिस्टर ह्यूबर्ट और जूली, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, फादर एलमंड इस तरह के ये पात्र हैं। भीष्म शानी का वाक्चू जो 1978 का है, इसमें मुख्य वाक्चू नीलम है। भीष्म शानी का चीप का दावत जो कि मिस्टर सामनाथ और बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और चीप के इर्द गिर्द ही ये घूमती कहानी नज़र आती है।
शेखर जोशी का जो दाजू कहानी है उसमें मदन है, जगदीश बाबू और हेमंत हैं। और अगला देख लेते हैं। मार्कंडे का हंसा जाई अकेला 1957 का है और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हंसा जो स्वयं सेवक हैं और सुशीला जी, ठीक है। अगला देख लेते हैं और लास्ट ही है और इसमें देख ही लिए, ठीक है ये। और इसमें जो आपका बच गया है वो शेखर जोशी का तो देख लिए, मार्कंडे का भी देख लिए। मन्नू भंडारी का यही सच है 1966 का, जो इसमें दीपा, संजय, निशित और जया जो मुख्य किरदार में हैं। तो इस तरह मैंने आपको सारी कहानियों का जो मुख्य उसकी विशेषता और उनसे पात्र जितने भी हैं वो मैंने आपको करा दिया, उसे उसके विषय वस्तु के साथ। तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और अगला मैं इसी तरह छोटी सी सीरीज में नाटक और निबंध जितने भी हैं मैं उससे वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और इसी तरह मेरे चैनल से बने रहें और इसका लाभ उठाएं। चलिए इतना ही मैं आज के लिए यही वीडियो को एंड करती हूँ और मैं अगला लाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।